तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पजल टाइप पर। पजल मतलब जहां पर एक फैमिली टाइप की बात की जाएगी, पूरी एक फैमिली होगी, कोई सर्टेन नंबर ऑफ 5-6 पर्सन्स बैठे होंगे। अब देखिए जैसा आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन की पहली लाइन हमसे कहती है कि m एंड n आर सिबलिंग्स, यानी जो m और n है वो कौन है आपस में, सिबलिंग्स। तो मैंने ये चीज़ आपको पहले ही डिस्कस की थी कि भाई m और n को अगर हमें सिबलिंग दिखाना है तो हमें इस तरह से जो है ये एक लाइन से इस तरह से जोड़ देना होता है, ठीक है। अब अभी हमें मेल फीमेल नहीं पता m में और n में कौन मेल फीमेल है। इसके बाद आगे अगली लाइन क्या कहती है कि a इज सन इन लॉ ऑफ y, a जो है वो सन इन लॉ है y का, एंड हैज a इज सन इन लॉ ऑफ y एंड हैज ओनली वन सन n। तो यानी a y का सन इन लॉ है और उसका इकलौता बेटा कौन है, n। तो मतलब ये जो n है ये किसका सन इन, ये बेटा हो गया, वो भी इकलौता बेटा किसका, a का, क्योंकि हमें बताया गया था कि a इज सन इन लॉ ऑफ y एंड हैज ओनली वन सन n। तो अब देखिए a का अगर ये सन n है और वो भी ओनली सन, ठीक है, तो ये जो m है ये डेफिनेटली a की कौन कौन रही होगी, ड्यूटर, क्योंकि अगर हमने इसको भी मेल कर दिया तो a के दो बेटे हो जाएंगे n और m, जो कि गड़बड़ हो जाएगी, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसको कौन रखना पड़ेगा, डेफिनेटली फीमेल रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद ए की बात करते हैं। लिखा हुआ था कि ए इज सन इन लॉ ऑफ वाई, अगर ए किसी का सन इन लॉ है तो इट मीन्स बात ये हुई यहाँ से कि जो ए है वो डेफिनेटली मेल होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखें, अगर हम आगे देखो नेक्स्ट, अगर ये किसी का सन इन लॉ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे पहले तो ये मेल है। दूसरी चीज़ कि जिस भी फीमेल के साथ, जिस भी लेडी के साथ इसने शादी की होगी वो डेफिनेटली कौन रही होगी, डॉटर रही होगी, ठीक है। वो डॉटर रही होगी किसकी, वाई की, डेफिनेटली। तभी हम ऐसा कह सकते हैं कि ए वाई का सन इन लॉ है। अब वाई चाहे मेल फीमेल कुछ भी हो वो नहीं कह सकते, लेकिन इतनी बात पक्की है कि ए एन एम और वाई और एक ही यहाँ पर जो फीमेल हम दिखा रहे हैं इनका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा ही बनेगा। इसके बाद देखो अगली लाइन क्या कहती है। अगली लाइन हमें बता रही है कि बी इज ओनली चाइल्ड ऑफ क्यू, बी जो है वो ओनली चाइल्ड है क्यू का। अभी लेकिन यहाँ बी और क्यू में से तो कोई नहीं दिख रहा, इस तरफ हम रफ नोट कर सकते हैं कि बी इज ओनली चाइल्ड ऑफ क्यू, यानी इस तरह से ये एक चाइल्ड हो गया, मेल फीमेल चाहे जो भी है। बी इज ओनली चाइल्ड ऑफ क्यू हु इज ग्रैंडफादर ऑफ एम, जो कि एम का ग्रैंडफादर है, कौन, क्यू, क्योंकि हु हमेशा अपने नियर बाई पर्सन की, अपने पड़ोसी की बात करता है, जबकि जो बी जो एंड है, जो बट है, ये सब किसकी ओर बात करते हैं, हमेशा पहले वाले पर्सन की, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से आगे देखें अगर हम, तो इस चीज़ को हमें मर्ज करना है कि अगर हम Q को देखो, यहाँ पर जो Q है हमें इसको ग्रैंडफादर बनाना है किसका, M का। तो M का ग्रैंडफादर कौन होगा, या तो उसके फादर का फादर या तो उसकी मदर के फादर, दोनों में से कोई एक डेफिनेटली। अब अगर हम ये माने कि जो Q है वो यहाँ A के फादर का नाम है, तो क्वेश्चन में ये हो जाएगा फिर कि A के फादर Q हो गए तो Q का सन कौन हो जाएगा, डेफिनेटली A। लेकिन क्वेश्चन तो ये कह रहा है हमसे कि जो B है वो ओनली चाइल्ड है किसका, Q का, यानी B के अलावा Q का कोई ना बेटा है ना बेटी है। तो फिर यानी हम यहाँ पर तो मान नहीं सकते। तो जब यहाँ नहीं मान सकते तो दूसरी कंडीशन क्या होगी कि डेफिनेटली फिर यहाँ पर Q को होना चाहिए, यानी इसकी जो मदर है, भाई ये लेडी M की कौन होगी, मदर, तो इसके पेरेंट्स में से कोई एक होना चाहिए। तो मीन्स कहने का ये हुआ यहाँ पर किसको होना चाहिए, Q को, ठीक है, इस तरह से। और इसका जो चाइल्ड है Q का वो ऑब्वियस है Y का भी चाइल्ड होगा, ठीक है, और है कौन, B, तो B कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने इन छह लोगों को फ्रेम किया। एक बार फिर से इसका ओवरव्यू लेते हैं। क्वेश्चन की पहली लाइन ये कहती थी, क्वेश्चन की पहली लाइन हमें यहाँ पर बताती थी कि भाई M और N जो है सिबलिंग्स हैं, तो ठीक है, हमने यहाँ पर ये M और ये N दोनों यहाँ पर दिखा दिए इस तरह से, ठीक है। इनके जेंडर्स कैसे आए, इसको मेल, इसको फीमेल, इसको मेल कैसे रखा, क्योंकि क्वेश्चन में लाइन ये कहती थी कि वाई ए इज सन इन लॉ ऑफ वाई एंड हैज़ ओनली वन सन एन। तो अगर ये एन ओनली वन सन है तो डेफिनेटली इसकी जो सिबलिंग है फिर वो कौन होनी चाहिए थी, एक फीमेल। तो इसलिए हमने इसको एम और एन को यहाँ पर रख दिया। इसके बाद ए को सन इन लॉ दिखाना था हमें वाई का, क्योंकि हमें बताया गया था ए सन इन लॉ ऑफ वाई। तो ठीक है, ए अगर सन इन लॉ है तो मेल, और इसकी जो वाइफ है यहाँ पर जो भी लेडी थी वो वाई की डॉटर होनी चाहिए थी, तभी ए वाई का सन इन लॉ बनता। इसके बाद आखिर में कहा गया था कि बी इज ओनली चाइल्ड ऑफ क्यू हु इज ग्रैंडफादर ऑफ एम। तो इट मीन्स क्यू को इस एम का ग्रैंडफादर दिखाना है, ठीक है। तो चलिए, अब दो ही कंडीशन थी कि या तो हम यहाँ पर ये रख सकते थे इस तरह से
कि भाई ये ए के फादर का नाम कौन हो, क्यू हो। लेकिन अगर हम ये कंडीशन रखते, ठीक है, ये कंडीशन अगर हम यहाँ पर रख रहे हैं तो क्यू के चाइल्ड हमें कौन दिखाई दे रहा है, ए। लेकिन क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि इकलौता चाइल्ड जो है क्यू का वो कौन है, इकलौती संतान बी है। तो यानी ये कंडीशन कैसे हो जाएगी, ये हो ही नहीं सकती। तो इसलिए हमने इसको यहाँ से हटा दिया था, इसलिए हमने इसको यहाँ से अज्यूम नहीं किया था, ठीक है, ये इसलिए हटा दिया गया था। जब ये हटाया तो फिर दूसरी कंडीशन एक ही बची कि एम की जो मदर है उसके फादर का नाम रहा होगा क्यों, और फादर ही क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ग्रैंडफादर तो डेफिनेटली मेल, तो वाई कौन हो गई, फीमेल। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ से डन। अब देखिए इस पर बेस हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हाउ इज ए रिलेटेड टू क्यू, यानी जो ए है वो क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो अब देखो ये ए की वाइफ कौन, बी, और बी के फादर का नाम है क्यू, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि क्यू की डॉटर बी और उसकी डॉटर का हस्बैंड ए। तो हमसे पूछा गया हाउ इज ए रिलेटेड टू क्यू, तो यानी ए क्यू का क्या लगेगा, तो आंसर रहेगा दामाद यानी सन इन लॉ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आ गया, सन इन लॉ, ठीक है। ये सिंपली हम इसका क्वेश्चन आंसर कर देंगे। इसी तरह से मान लीजिए हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया हाउ इज एन रिलेटेड टू बी, हाउ इज एन रिलेटेड टू बी मतलब एन जो है वो बी से किस प्रकार संबंधित है, एन बी का क्या लगेगा, ये हमसे पूछा गया। तो अब अगर ऐसा है तो देखो भाई बी का हस्बैंड और उसका ये सन, हस्बैंड का सन कौन लगेगा, सन लगेगा अपना, ऑब्वियस है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सन, ठीक है। तो इसी तरह के 1 to 3 क्वेश्चन इस पे जो आपसे पूछ लेगा और हम इजीली इनको आंसर कर सकते हैं, बशर्ते हमने ये टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रैक्टिस किया हुआ है। तो इसके बाद हम देखेंगे एक और अगला प्रश्न, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जल्दी से। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन ब्लड रिलेशन पर। तो देखिए जैसा आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन में दिखाई पड़ रहा है हमें कि के एंड आर सिबलिंग्स, जैसा कि आपको क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि पी एंड एस आर सिबलिंग्स, यानी कि जो पी और एस हैं वो दोनों कौन हैं, सिबलिंग्स हैं। तो हमने इस तरह से दिखा दिया कि पी एंड एस आर सिबलिंग्स। अभी हमें मेल फीमेल का इनमें नहीं पता तो कोई बात नहीं, जस्ट लेट इट बी। इसके बाद अगली लाइन क्या कहती है कि पी इज सिस्टर ऑफ एस एंड ओनली डॉटर ऑफ जे, यानी जो पी है वो सिस्टर है किसकी, एस की, तो इसलिए कौन हो गई, फीमेल। और अगर यहाँ पर फीमेल है यानी कि हम इस तरह से दिखा देंगे, और ये ओनली डॉटर है यानी इकलौती बेटी है किसकी, जे की। तो अगर डॉटर है तो इस तरह से हम इसको दिखा देंगे, और अगर ये पी ओनली डॉटर है तो डेफिनेटली एस कौन होगा, फिर इसका भाई पी का, यानी कि एक मेल कैंडिडेट होगा। क्यों, क्योंकि हमें अच्छे से ये चीज़ मालूम है कि अगर पी ओनली डॉटर है तो तभी होगी जब एस एक मेल रहा होगा, अदरवाइज इसको भी फीमेल कर दिया तो फिर ये दो डॉटर्स हो जाएंगी, दोनों बहनें हो जाएंगी, तो इसलिए हमें एस को मेल रखना पड़ेगा। अब इसके बाद देखो लाइन कह रही थी कि पी इज सिस्टर ऑफ एस एंड ओनली डॉटर ऑफ जे हु इज मैरिड टू वाई, यानी जो जे है वो मैरिड है किसके साथ, वाई के साथ। तो इस तरह से हम दिखा देंगे कि जे और वाई जो है वो आपस में मैरिड है, ठीक है, जे इज मैरिड टू वाई। अब इसके बाद आगे लिखा हुआ था कि के एंड आर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ वाई, ठीक है, के और आर जो हैं वो ग्रैंड चिल्ड्रन है वाई के। तो अब देखो वो पी के भी हो सकते हैं और एस के भी हो सकते हैं, श्योर नहीं है कि, तो अब दोनों में से जिसके भी होंगे देखते हैं। तो पूरी लाइन पढ़ते हैं कि के एंड आर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ वाई हुज डॉटर इन लॉ इज डब्ल्यू, मतलब जिसकी जो डॉटर इन लॉ है वो कौन है, डब्ल्यू। तो अब देखो यहाँ से जानने वाली बात ये है, लिखा हुआ है, देखो इस चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। उसने कहा वाई के ग्रैंड चिल्ड्रन है कौन, के और आर, ठीक है, तो यानी ये दो जनरेशन्स हो गई। तो अब ये इसकी डॉटर के भी बच्चे हो सकते हैं और इसके सन के भी, लेकिन इसने कहा कि और वाई की जो डॉटर इन लॉ है, वाई की डॉटर इन लॉ कौन है, डब्ल्यू। तो अब देखो यहाँ पर यानी डॉटर इन लॉ तो इसका सन मैरिड होना चाहिए, ये अनमैरिड है, ठीक है। और अगर अनमैरिड है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि चिल्ड्रन भी फिर उसके ही होंगे जिसको मैरिड दिखा रहे हैं, ऑब्वियस है। तो यानी हमें एस को क्या दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, मैरिड किसके साथ, डब्ल्यू के साथ। तो यहाँ पर हम दिखा देंगे ये मैरिड वाला सिंबल, ठीक है। और इसी के कौन हो जाएंगे, ये चिल्ड्रन के एंड आर। और आखिर में क्वेश्चन में लिखा भी है कि वाई हैज़ नो सन इन लॉ, यानी वाई का कोई
सन इन लॉ नहीं है। तो अब देखो ऑब्वियस है कि अगर हम इसको मेरिट दिखाने लगे तो फिर इसका कोई सन इन लॉ भी हमें यानी इसका हस्बैंड दिखाना पड़ेगा और इसका फिर वो कौन हो जाएगा, सन इन लॉ। अब देखो हम चिल्ड्रन भी नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि जब ये मैरिड नहीं है तो फिर इसके चिल्ड्रन भी नहीं होंगे, तो इसलिए हमें के और आर को यहीं पर रखना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह से एक ओवरव्यू बन गया पूरे क्वेश्चंस का। अब इसके बाद देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आगे कंडीशंस क्या कहती हैं। तो देखो अब देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे कि यहां से हमसे क्वेश्चन पूछा गया हाउ इज पी रिलेटेड टू डब्ल्यू। अब पी डब्ल्यू से कैसे संबंधित है, तो अगर हम देखें तो देखो पी और एस कौन थे आपस में सिबलिंग्स, और डब्ल्यू कौन है, एस की वाइफ, यानी पी का भाई है एस और एस की वाइफ डब्ल्यू, तो यानी ये कौन हो जाएगी, उसकी सिस्टर इन लॉ। तो हाउ इज पी रिलेटेड टू डब्ल्यू, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर क्या आ जाएगा, सिस्टर इन लॉ, सिंपल। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से। सिमिलरली देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ y इज नॉट हस्बैंड ऑफ j, अगर y j का हस्बैंड नहीं है, ठीक है, देन हाउ इज j रिलेटेड टू s। अब देखो यहां से क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में हमें j और y का जेंडर नहीं पता, ठीक है, j और y का हमें जेंडर नहीं पता था, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे क्या बताया कि इफ y इज नॉट हस्बैंड ऑफ j, लेकिन है तो स्पाउस, है तो मैरिड एक दूसरे से, और अगर ये हस्बैंड नहीं है तो फिर डेफिनेटली कौन होगी, वाइफ, और अगर ये वाइफ होगी तो ये डेफिनेटली कौन हो जाएगा, यहाँ से हस्बैंड। तो पूछा गया देन हाउ इज j रिलेटेड टू s, तो फिर j s का कौन लगेगा, तो डेफिनेट है, बिल्कुल सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है कि ये j एक मेल और ये दोनों इसके चिल्ड्रन, तो यानी कि j इन दोनों का फादर हो गया, चाहे p के रिगार्डिंग बात करें चाहे s के रिगार्डिंग बात करें। तो दूसरा जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया हाउ इज जे रिलेटेड टू एस, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, फादर, सिंपल है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमसे यहाँ से पूछेगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन, फिर और थोड़ा सा आगे प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सामने हमें बताया जा रहा है कि एक फैमिली है जिसमें कि 6 लोग हैं, नाम दिए हुए हैं पी क्यू आर एस टी यू वी, ठीक है, लिखा हुआ है नहीं देर आर 6 पर्सन पी क्यू आर एस टी एंड यू, माफी चाहूंगा वी नहीं, पी क्यू आर एस टी यू 6 पर्सन। तो ये 6 लोग हैं जिसमें हमें बताया गया कि 2 मैरिड कपल हैं, ठीक है, इसमें 2 सन हैं और जो है 3 जनरेशन्स हैं टोटल। ये हमें बताया गया कि इस परिवार में 2 बेटे हैं, 2 जो है वो मैरिड कपल हैं और 3 कुल मिलाकर के जनरेशन्स हैं। ये हमें यहाँ पर इंडिकेशन सारे के दिए गए। अब देखिए पहली लाइन क्या कहती है कि P इज वाइफ ऑफ Q, P जो है वो Q की वाइफ है। अब देखिए किसी भी जनरेशन में हो सकती है, तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ से हमने साइड में नोट कर लेते हैं कि जो P है वो वाइफ है किसकी, Q की। तो इस तरह से दिखाएंगे वाइफ, यहाँ पर स्पाउस के लिए रिलेशन लगाएंगे और ये इसको कौन दिखा देंगे, मेल, कि P इज वाइफ ऑफ Q। इसके बाद अगली लाइन क्या कहती है कि R इज हस्बैंड ऑफ S, जो R है वो हस्बैंड है S का, और नाइदर ही इज इन फर्स्ट नॉर इन लास्ट जनरेशन। अब ना तो वो फर्स्ट जनरेशन में और ना ही वो लास्ट जनरेशन में, ये हमें बता दिया गया। और R जो S का हस्बैंड है, तो अब देखो इस चीज़ को यहाँ पे देखेंगे कि भाई R S का हस्बैंड, तो इस तरह से हम इसको दिखाएंगे, ठीक है, S का हस्बैंड, ये हो गया मेल, ये कौन हो जाएगी, फीमेल। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुल मिला के देखिए इस क्वेश्चन में कितनी जनरेशन्स थी, 3। ये ना पहली जनरेशन में ना लास्ट वाली में, तो यानी ऑब्वियस है कि मिडिल में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस आर के ऊपर भी एक कोई जनरेशन होनी चाहिए और आर के इस नीचे भी एक जनरेशन होनी चाहिए इस तरफ, ठीक है। यही तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी। अब सोचो कि ये जो P और Q वाला जो कपल हमने कंसीडर किया था, इसको हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं, 2 ही मैरिड कपल दिखाने। अगर सपोज मैंने यहाँ P और Q नीचे रख दिए, ठीक है, थर्ड जनरेशन में, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनकी तो शादी हो गई और जो है जो दादाजी हैं या उनके ऊपर है वो भी अनमेरिड है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मतलब हमें क्या दिखाना पड़ेगा, हमें ये दिखाना पड़ेगा कि जो बड़ी वाली जनरेशन है थर्ड जनरेशन और जो मिड वाली जनरेशन है सेकंड, इन दोनों में जो है मैरिड कपल हैं, थर्ड वाली में हम अनमेरिड कैंडिडेट को दिखाएंगे। ये जो P और Q हैं वो कहाँ आएंगे, इस तरफ ऊपर। अब एक फैमिली की बात की जा रही है तो ऑब्वियस है कि सन के पेरेंट्स को कंसिडर किया जाएगा, ना कि जो ये फीमेल है इसके पेरेंट्स को। तो यानी ये जो P और Q हैं इनको जो है किसके पेरेंट्स दिखाएंगे, इस R के, ठीक है, क्योंकि फैमिली में बेटे वाली जो जनरेशन होती है उसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो हमने दिखा दिया P और Q इस तरह से, P इज वाइफ ऑफ Q और ठीक है Q इज हस्बैंड ऑफ P। अब इसके बाद 2 ही लोग बचे, क्योंकि हमें पता है PQ हो गया, RS हो गया, कौन कौन से लोग बचे, T और U। अब देखो यहाँ पर एक आ जाएगा कैंडिडेट कौन, T, और दूसरा इसका ही सिबलिंग होगा कौन,
यू, क्योंकि हमें कुल मिलाकर के एक फैमिली में 6 लोग दिखाने थे। अब इसके बाद देखो यहाँ पर आगे देखेंगे तो हमें बताया गया था कि परिवार में 2 सन हैं, 2 बेटे हैं, तो एक तो ये दिखाई दे रहा है, एक इनमें से कोई होना चाहिए। अब वो टी भी हो सकता है और यू भी हो सकता है, ये नहीं कह सकते, ठीक है। इनमें से कोई एक सन और कोई दूसरी जो है वो डॉटर रही होगी, ठीक है, ये बात बिल्कुल फिक्स्ड है, ये चीज़ हमें यहाँ से डेफिनेट है। अब देखो यहाँ से सपोज अगर मान लीजिए जैसा कि हमसे क्वेश्चन भी पूछा गया, सामने जो पहला प्रश्न हमें दिख रहा है, हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि P इज हाउ रिलेटेड टू यू, यानी P यू से किस प्रकार संबंधित है। तो अब देखो यू चाहे मेल हो या फीमेल, ठीक है, तो यहाँ से P कौन लगेगी, उसकी ऑब्वियस है ग्रैंड मदर, क्योंकि यू के पेरेंट्स की यानी यू के फादर की मदर है, तो ऑब्वियस है कौन हो गई, ग्रैंड मदर। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो गया, ग्रैंड मदर, ठीक है। सिमिलरली देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जा रहा है हमसे, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि इफ टी इज सन ऑफ एस, अगर टी जो है वो एस का बेटा है, देन हाउ इज यू रिलेटेड टू आर। अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ये जो टी है ये एस का बेटा है, तो इसका मतलब ये कौन दिखा दिया हमें, मेल। अगर ये मेल है तो यू डेफिनेटली कौन होगी, फीमेल, क्योंकि एक बेटा होना था इनमें से और एक बेटी, क्यों, क्योंकि परिवार में 2 बेटे थे, तो एक ही हो गया, एक ही हो गया, तो ये डेफिनेटली कौन होगी, फीमेल। तो पूछा गया फिर यू आर से किस प्रकार संबंधित है, तो आर के दोनों ही ये चिल्ड्रन है और यू फीमेल है, तो कौन हो जाएगी, डॉटर। तो यानी दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डॉटर। तो इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर हमसे यहाँ से पूछ लेगा, तो इजीली हम इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं अगर हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस इन पर की हुई है। तो बढ़ेंगे कुछ और क्वेश्चंस की तरफ, देखेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इस पर फटाफट से कैसे क्वेश्चंस पजल टाइप पर मिलते हैं। तो जैसा आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन ए फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स देयर आर 2 फादर 2 सन्स एंड 3 जनरेशंस, यानी कि 7 लोगों की एक फैमिली है जिसमें कि 2 फादर हैं, 2 सन हैं और 3 जनरेशंस हैं, ठीक है। फिर हमें लिख करके आगे बताया गया, आगे नेक्स्ट लाइन अगर हम पढ़ते हैं कि ए बी सी डी आर पेयर ऑफ कपल्स, यानी ये 4 लोग हैं जो कि शादीशुदा हैं। अब हो सकता है ए सी के साथ मैरिड हो तो बी और डी मैरिड हो सकते हैं, हो सकता है ए बी के साथ मैरिड हो तो सी और डी दूसरा कपल हो सकता है, कोई भी इनमें से यानी कि प्रोबेबिलिटी बन सकती है, लेकिन इन्हीं 4 में से कोई 2 लोग डेफिनेटली यानी 2-2 के कपल बनाएंगे। अब इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि बी इज मैरिड टू ए, तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो बी है वो किसके साथ मैरिड है, ए के साथ, ठीक है। तो हमने इसको कुछ इस तरह से लिख लिया। अब हमें मेल फीमेल का नहीं पता भी, क्योंकि बी मैरिड है, फीमेल भी हो सकती है मेल भी हो सकता है, तो एज इट इज हमने लिख लिया। इसके बाद आगे बताया कि जी इज ग्रैंड सन ऑफ ए, जी जो है वो ग्रैंड सन है ए का, हु इज फादर ऑफ सी, यानी जी इज ग्रैंड सन ऑफ ए, हु इज फादर ऑफ सी। अब ये देखिए हमें अच्छे से पता है कि जो हु है वो हमेशा अपने नियरेस्ट पर्सन की ओर इंडिकेट करता है, तो मतलब जो सी का फादर है वो कौन होगा, ए। तो यहाँ से हम इस चीज़ को ऐसे दिखा सकते हैं कि ये ए का कोई चाइल्ड, ठीक है, और ये उसका चाइल्ड, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर जी, क्योंकि उसने बताया जी इज ग्रैंडसन ऑफ ए, और अगर जी ग्रैंडसन है तो डेफिनेटली कौन होगा, मेल, और अगर मेल है तो हम यहाँ पर प्लस का सिंबल इंडिकेट कर देंगे इस पर, ठीक है। और ये जो ए है ये फादर है सी का। अब देखो ये जरूर हो सकता है कि सी यहाँ पर आए इस वाले कॉलम में, कि इसी का जो है सन जी हो सकता है इसकी कोई दूसरी सिबलिंग हो सकती है, तो अभी हम इसमें श्योर नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम आगे क्वेश्चन को पढ़ें तो आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी हैज़ नो डॉटर इन लॉ, यानी सॉरी बी हैज़ नो सन इन लॉ, यानी बी का कोई सन इन लॉ नहीं है। तो इट मीन्स हमें क्या रखना पड़ेगा, देखो अब यहाँ से समझने वाली बात ये है कि अगर मैं ये मानता हूँ कि ये जो है यहाँ पर एक फीमेल है, सपोज मैंने ऐसा कह दिया कि ये एक फीमेल है, यानी माइनस का सिंबल लगा दिया, और अगर हम इसका चाइल्ड जो है दिखा रहे हैं, ठीक है, तो इसका चाइल्ड है तो हमें इसको मैरिड दिखाना पड़ेगा। वैसे भी हमें बताया था कि ए बी और सी डी ये जो 4 जो है मैरिड कपल्स हैं, तो ए और बी का एक कपल बन गया, तो ऑब्वियस है कि जो दूसरा जो कपल होगा वो किसका होगा, सी और डी का होगा, क्योंकि हमें बताया था ए बी सी डी 4 लोग हैं जो कि पेयर ऑफ कपल्स हैं, तो ए बी हो गया तो उधर सी डी बचा। तो अब यहाँ पर इसने हमें बताया कि जो ए है वो सी का फादर है, तो सी फीमेल नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि अगर मैंने सी को फीमेल दिखाया तो ये जो डी है वो मेल होगा और वो डी में इसका सन इन लॉ हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन कहता है कि बी का कोई भी सन इन लॉ नहीं है, तो यानी सी इस वाले पर्सन को हम फीमेल नहीं रख सकते, तो हमें डेफिनेटली मेल रखना पड़ेगा। ये सी के अलावा भी कोई और नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि फिर जो बेटे हैं वो 2 से ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि देर आर 2 सन, तो एक सन ये हो गया और एक ही हो गया, तो मतलब ये चीज़ फिक्स्ड है कि हमें सी को
यहीं पर दिखाना पड़ेगा और इसको मेरिट दिखाएंगे किसके साथ, हम डी के साथ में एज पर इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि क्वेश्चन ये बताता है कि ए बी सी डी ये वो 4 लोग थे जो कि मैरिड कपल्स के जो है पेयर थे। तो ए बी का एक पेयर बना, दूसरा सी और डी का बन गया। तो अब यहाँ से सी मेल है तो डी डेफिनेटली कौन होगी, फीमेल होगी, ठीक है। और ए को उसने बताया था, देखो कि हु, क्योंकि एक लाइन जो थी वो ये थी कि जी इज ग्रैंडसन ऑफ ए, हु इज मीन्स ए इज फादर ऑफ सी। अगर ए सी का फादर है तो इट मीन्स ये हो गया कौन, मेल, और ये कौन हो गई, फीमेल, क्योंकि अगर मेल है तो फीमेल से शादी करेगा, तो ये यहाँ पर फिक्स हो गया। अब थर्ड जनरेशन में हमें बताया गया कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर है, क्योंकि अगली लाइन क्या कहती है कि थर्ड जनरेशन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी तीसरी वाली जो जनरेशन है उसमें सबसे ज़्यादा लोग हैं। तो सबसे ज़्यादा लोग कब होंगे, देखो यहाँ 2 यहाँ 2, कुल मिला के कितने थे 7%। तो अभी एक ही हो रहा है, तो मतलब हमें 2 और लाइन चाहिए यहाँ पर, कम से कम कितने होने चाहिए, 3, क्योंकि साथ में 2 ही लोग और बच जाते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर इसके सिबलिंग्स होने चाहिए 2 कम से कम, तब हम ये कह पाएंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कैंडिडेट हैं वो थर्ड जनरेशन में, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 तो यहाँ 3, तो ये हो गए पूरे 7%। तो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ये बताया गया था कि जो रिमेनिंग पर्सन है, यानी जो पर्सन थे वो कौन है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये 7 लोग थे। तो अब देखो ए हो गया, बी सी डी जी, तो कौन बचे हुए हैं, ई और एफ, तो वो डेफिनेटली कौन होंगी, वो सिबलिंग्स होंगी किसकी, जी की। अब ये मेल फीमेल हमें चेक करना पड़ेगा कि, क्योंकि अभी तक इनका जेंडर तो नहीं पता, क्योंकि उसने बस ये बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, मैक्सिमम नंबर है यहाँ पर थर्ड जनरेशन में, लेकिन मेल फीमेल नहीं पता। बट अब हमें ये देखना होगा, जो क्वेश्चन में सबसे पहली लाइन कहती कि देयर आर 2 फादर, तो एक फादर ये दिखाई पड़ रहा है हमें और एक फादर ये रहा, यस। देयर आर 2 सन, तो एक सन ये रहा, एक सन ये रहा, ठीक है। तो अगर 2 सन्स हैं ओनली, तो फिर मतलब ये दोनों जो हैं वो कौन होनी चाहिए, डेफिनेटली फीमेल होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये हमने मेल रख दी तो सन जो है वो 2 से ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए इन दोनों को हमें बाय डिफ़ॉल्ट फोर्सफुली हमें इनको क्या रखना पड़ेगा, फीमेल्स। तो ये हो गई पूरे के पूरे क्वेश्चन की फ्रेमिंग, हर एक पर्सन का एक दूसरे से वो कैसे रिलेटेड है ये हमने फाइंड आउट कर लिया, उसका जेंडर क्या है ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखो यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, पहला हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ इज़ बी रिलेटेड टू एफ, यानी कि बी एफ से किस प्रकार संबंधित है, यानी बी एफ की क्या लगेगी। तो देखो भाई, ये ई एफ जी तीनों सिबलिंग्स हैं, इनका फादर कौन है, सी, और इस सी की मदर का नाम है बी। तो आप खुद सोचिए कि फादर की मदर को आप क्या कहते हैं, दादी यानी ग्रैंड मदर, या फिर आप कह सकते हैं पैटर्नल ग्रैंड मदर। तो डिपेंड करेगा कि ग्रैंड मदर पैटर्नल ग्रैंड मदर में से जो भी ऑप्शन में है वही हम उसका आंसर कर देंगे। फिलहाल हम इसको यहाँ पर इतना लिख सकते हैं कि जो बी है वो एफ की कौन लगेगी, ग्रैंड मदर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, तो दूसरा क्वेश्चन कहता है हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, यानी कि ये ई क्या लगेगी डी की। तो देखो ये मैरिड कपल, ये इनके चिल्ड्रन, और ये फीमेल है, तो ई जो है वो डी की कौन हो जाएगी, बेटी यानी कि डॉटर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे आंसर कि जो ई है वो डी की लगेगी, डॉटर। तो इसी तरह के 3 to 4 या 2 to 3 क्वेश्चंस आपसे जो है पूछ लेगा पजल टाइप पर। तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। एक और क्वेश्चन देखेंगे, अब ऐसा थोड़ा सा ट्रिकी देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन हमसे कहता है, देखिए लिखा हुआ है कि ए इज़ वाइफ ऑफ बी, ठीक है, यानी ए बी की वाइफ है, ठीक है। ए इज वाइफ ऑफ बी एंड मदर इन लॉ ऑफ ई, यानी ए बी की पत्नी और ई की मदर इन लॉ है, ठीक है। तो चलिए हम इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पर कि जो ए है वो वाइफ है किसकी, बी की, तो हमने इस तरह से दिखाया। और अगर ए वाइफ है तो फीमेल हो गई, बी हो गया मेल, और ये मदर इन लॉ है ई की, तो इट मीन्स ये हमने ऐसे यहाँ पर फ्रेम करेंगे, यानी इसका कोई ये चाइल्ड जो कि मैरिड होगा किसके साथ, डेफिनेटली ई के साथ, तब ही ये ए ई की मदर इन लॉ होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे अगली लाइन क्या कह रही है, आगे अगली लाइन कहती है एफ इज वाइफ ऑफ जी, एफ जो है वो जी की पत्नी है। हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ई, जो कि ई का ब्रदर इन लॉ है। हु इज सन ऑफ पी, यानी जो ई है वो पी का सन है। देखिए याद रखिएगा, जैसे मैंने बार बार आपको बता रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी मैंने बताया कि जब भी कोई कंजक्शन आएगी हु या हुम या फिर विच, ये जो कंजक्शंस हैं हमेशा अपने नियर बाय की बात करते हैं। हुज आएगा तो भी, यानी डब्ल्यू से शुरू होने वाली जो कंजक्शंस हैं वो अपने शुरुआत, यानी जस्ट उसके जो पीछे लिखा होगा, जस्ट पहले जो लेटर लिखा होगा, जो पर्सन होगा, उसकी बात करेंगे हमेशा। तो जैसे लाइन कहती है एफ इज वाइफ ऑफ जी, हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ई, तो यानी जी ई का ब्रदर इन लॉ है, ठीक है। तो अब देखो ई का ब्रदर इन लॉ 2 शख्स हो सकते हैं, हो सकता है जो इसकी स्पाउस है,
इसका कोई भाई या उसकी जो है मतलब इसका कोई भाई हो तो तब भी वो ब्रदर इन लॉ। और हो सकता है कि इसी की सिस्टर हो एफ और उसका हस्बैंड हो जी, तब भी इसका ब्रदर इन लॉ होगा। ठीक है, यानी इसका साला भी हो सकता है और इसका जीजा भी हो सकता है। तो दो कंडीशंस हैं। ठीक है, तो अभी हम कुछ नहीं यहाँ पर एज्यूम कर सकते, तो इसको हम साइड में अलग से नोट डाउन कर लेते हैं कि जो एफ है वो वाइफ है किसकी, जी की। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको ऐसे नोट कर लिया, तो जी मेल हो गया, एफ फीमेल हो गई। ठीक है, एफ इज वाइफ ऑफ जी हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ई। इस लाइन को भी हम स्किप कर रहे हैं, फ्रेम नहीं कर रहे, इसलिए साइड में लिख दिया। आगे लिखा था ई के बाद हु इज सन ऑफ पी, यानी कि जो ई है वो किसका सन है, पी का। अगर ये सन है तो ये हो गया मेल, और ये जो इसकी स्पाउस है डेफिनेटली फीमेल हो जाएगी फिर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ था P इज हस्बैंड ऑफ Q, यानी ये जो P है ये हस्बैंड है Q का, तो हम इसको इस तरह से दिखाएंगे कि P और Q हस्बैंड वाइफ है, तो स्पाउस वाला सिंबल लगाया और Q कौन हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। P इज हस्बैंड ऑफ Q हु इज मदर ऑफ F, यानी जो Q है वो F की मदर है। अब देखो यहां से अगर हम देखें तो E के पेरेंट्स कौन है, P फादर है तो Q मदर होगी, यानी जो Q है वो E की भी मदर हो गई। और क्वेश्चन बता रहा है कि Q F की भी मदर है, तो सोचो ये Q इस E और F दोनों की मदर है, तो ये जो E और F है वो आपस में कौन होने चाहिए, डेफिनेटली सिबलिंग्स होने चाहिए, तभी तो ऐसा होगा। भाई ये लेडी जो है वो इन दोनों की मदर है, तो मतलब ये आपस में सिबलिंग्स होने चाहिए। तो जो लाइन अभी हमने स्किप की थी, यहाँ पर स्किप की थी कि यहाँ से कि अगर जो ये था कि F इज वाइफ ऑफ G हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ E, तो अब देखो बाय डिफॉल्ट वो रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया कि जो E है उसकी सिस्टर है F और F के हस्बैंड का नाम है G, तो बाय डिफॉल्ट जो G है वो E का ब्रदर इन लॉ यानी जीजा हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से हमने फिक्स कर दी। अब इसके बाद अगली लाइन पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि H इज ब्रदर ऑफ I, अब लेकिन ना H दिखता है ना कहीं I दिख रहा है। H इज ब्रदर ऑफ I हु इज ग्रैंड डॉटर ऑफ A, हु इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, यानी एच आई का ब्रदर है और जो आई है वो ए की ग्रैंड डॉटर है। तो ए की ग्रैंड डॉटर कौन होगी, ए के चाइल्ड की डॉटर, तो यानी ए का चाइल्ड ये रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पर किसको दिखा देंगे, आई को, ये आई हो गई यहाँ पर और फीमेल क्योंकि ग्रैंड डॉटर है, और इसका ब्रदर कौन है, एच, क्योंकि लाइन ये कहती थी एच इज ब्रदर ऑफ आई हु इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर इस तरह से दिखा दी। इसके बाद अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन क्या कहती है, नेक्स्ट लाइन कह रही है हमसे कि डी इज मैटरनल आंट ऑफ जे। मैटरनल आंट मतलब मामी, तो डी जो है वो जे की मामी है, लेकिन अभी तो ना डी दिख रहा है क्वेश्चन में ना कहीं जे दिखता है, पूरी फ्रेमिंग ये रही सामने। तो आगे पढ़ेंगे, डी इज मैटरनल आंट ऑफ जे हु इज ब्रदर ऑफ के, जो कि के का भाई है, अभी के भी नहीं दिख रहा। तो आगे पढ़ेंगे, हु इज सन ऑफ एफ, यानी जो के है वो किसका सन है, एफ का। तो यहां से हम इसको दिखा सकते हैं कि ये हो गया के का सन यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इस लाइन को शुरुआत से पढ़ेंगे, डी इज मैटरनल आंट ऑफ जे हु इज, यानी जे इज ब्रदर ऑफ के, तो यहाँ पर हम इसको दिखा देंगे कि जे जो है वो के का ब्रदर है और इस जे की मैटरनल आंट है डी। तो मैटरनल आंट कौन होगी, मामी, मामी यानी मामा की वाइफ। तो पहले फाइंड आउट करते हैं कि जे का मैटरनल अंकल यानी मामा कौन होगा यहाँ से। तो देखो जे के पेरेंट्स कौन है, एफ और जी। मामा कौन होता है, मदर का भाई, तो एफ कौन है, जे की मदर, और इसका भाई कौन है, ई। तो यानी ये हो गया, ई है जे का कौन, मामा, और इसकी जो वाइफ होगी यहाँ पर, ये जो लेडी होगी ये कौन लगेगी, जे और के की मामी। तो यानी यहाँ पर किसको होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए डी को। तो यहाँ से हम कह सकते हैं डी इज मैटरनल आंट ऑफ जे, क्योंकि जे की मदर का ब्रदर हो गया ई, यानी जो ई है वो जे का हो गया मामा और इसकी वाइफ डी जो है वो उसकी मामी लगेगी। ठीक है, इस चीज़ को हमने यहाँ से फ्रेम कर दिया। तो ये हो गया पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये सारा कुछ हमने इनके जेंडर, इनके रिलेशंस फाइंड आउट कर दिए। अब देखो यहाँ से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन ये था, हाउ इज़ के रिलेटेड टू आई, यानी के जो है वो किससे रिलेटेड है। तो ये चीज़ हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। अब अगर के और आई की हम बात करें तो देखो के और आई ये दोनों आपस में ब्रदर हैं, ब्रदर मतलब सिबलिंग्स हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, और इनके चिल्ड्रन हैं। तो आप खुद सोचिए आपके ब्रदर का या आपकी सिस्टर का कोई भी चाइल्ड आपका कौन लगेगा। मतलब अगर हम बात करें आपके पेरेंट्स में से किसी के भी ब्रदर या सिस्टर का जो चाइल्ड है वो कौन लगेगा, आपका कजिन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से कजिन हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों ये सिबलिंग्स ब्रदर सिस्टर, ये इधर इसके चिल्ड्रन, ये इधर इसके चिल्ड्रन, तो यहाँ से ये आपस में कजिन लगेंगे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन आगे हमसे पूछ रहा है, हाउ इज पी रिलेटेड टू बी, हाउ इज पी रिलेटेड टू बी। अब देखो पी बी से किस तरह रिलेटेड है, थोड़ा सा अटपटा है,
ठीक है, थोड़ा सा एक लंबा रिलेशन बन जाता है। हिंदी में तो इस संबंध को हम क्या कहते हैं, समधी कह देते हैं कि जो P है वो B का समधी होगा, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए कोई वर्ड नहीं बना। अब जब कोई वर्ड नहीं है तो इसका जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमसे पूछा रहा है हाउ इज P रिलेटेड टू B, यानी P जो है वो B का क्या लगेगा। तो देखो किस तरह से संबंधित है, B की डॉटर है D और इसका हस्बैंड है E और E के फादर का नाम है P। तो हम इसको दो तरह से देख सकते हैं, दो तरह से इसको जो आंसर किया जा सकता है। P B का क्या लगेगा, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि फादर ऑफ हिज सन इन लॉ, ऐसा भी कह सकते हैं फादर ऑफ हिज सन इन लॉ, ऐसा कह सकते हैं। देखो ये फादर है उसके सन इन लॉ का, क्यों, क्योंकि P किसका फादर है, E का, और E कौन है, B का सन इन लॉ, क्योंकि उसकी बेटी के साथ मैरिड है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि P B का क्या लगेगा, जो P है वो उसके दामाद के पिता हैं। तो यानी हम यहाँ से कह सकते हैं फादर ऑफ हिज सन इन लॉ, या फिर इसी क्वेश्चन का दूसरा आंसर ये बन सकता है कि फादर इन लॉ ऑफ हिज डॉटर, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, क्यों कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि आप देखिए उसकी डॉटर कौन है, डी, भाई बी की डॉटर है डी और डी के हस्बैंड का पिता है, तो यानी डी का फादर इन लॉ लगेगा। तो हम ये भी बता सकते हैं कि पी जो है वो बी का क्या लगेगा, उसकी बेटी का ससुर है, तो फादर इन लॉ ऑफ हिज डॉटर। तो दोनों में से यानी इसका ये जो यहाँ पर है ये भी आंसर बन सकता है, ये भी आंसर बन सकता है। तो जहाँ पर भी ऐसा कोई रिलेशन आएगा जहाँ एग्जैक्ट कोई रिलेशन नहीं है तो कुछ इस तरह से रिलेट करके आपको आंसर दे देगा, तो आपने उसी पे टिक कर देना जो भी अकॉर्डिंगली वहाँ पर सही ऑप्शन बनता है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको पजल टाइप पर मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है आगे कुछ और टाइप के कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से उनकी तरफ बढ़ेंगे। पजल्स पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं।